चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम दानिल अली, और एज वी आर ज्वाइन ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ कोर टू पॉइंट कोर्सेज, और इंशाल्लाह हम अपने ECCF3 को आज कंटिन्यू करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि कोर्स मूव ऑन होता है, तो सबसे पहले जो आपका ट्यूटर है या ट्रेनर है, उसको अपनी प्रोफाइल आपको बतानी चाहिए। तो इसी तरह ही हम मूव ऑन होंगे फर्दर। और मेरी क्वालिफिकेशन आपके सामने अवेलेबल हैं कि मैं चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट फाइनेंस हूँ, यानी ACC फाइनेंस हूँ। और इसी के साथ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी फाइनेंस हूँ, यानी बाय इंग्लैंड एंड वेल्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। तो एक उनका एक और सर्टिफिकेट है, बिजनेस एंड फाइनेंस प्रोफेशनल। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड दैट एज वेल। इसी के साथ एक न्यू सर्टिफिकेशन आई है बाय IMA USA, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग USA। तो मैं उसका भी सर्टिफाइड हूँ, मीन्स फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग एसोसिएट। दैट इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम एज वेल। इसी के साथ साथ मैं सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर हूँ, सर्टिफाइड फाइनेंशियल मॉडलर अवॉर्डेड बाय IFA UK हूँ। आई ऑल्सो होल्ड मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल अकाउंटिंग UK एज वेल। तो SAP B1 कंसल्टेंट, और ये लिंक्डइन सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, एंड आई एम ऑल्सो एडवांस फाइनेंशियल मॉडल। अब देखिए, मेरी क्वालिफिकेशंस हैं एंड ऑल दी थिंग्स आर अचीवेबल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत ना करो और आपको उसका सिला ना मिले। दीज ऑल आर अचीवेबल थिंग्स, और आप इसी तरह ही फर्दर लर्न करो। मेरे एक्सपीरियंसेस में यही है कि मैं FP&A मैनेजर हूँ, मैंने रिमोटली वर्क किया है, और करंटली मैं कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ, न्यूमरिक्स ट्रेनिंग्स और न्यूमरिक्स कंसल्टेंसी। तो क्वेश्चन है तो पूछें, फिर हम अपने कोर्स वाली साइड पे जाएंगे और इसी तरह ही हम चीज़ें लर्न करेंगे। जिस वजह से कि मैं स्क्रीन अपने शेयर करता हूँ जी। आई होप आपको स्क्रीन शो हो रही है, और मेरे अभी आपके सामने फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिलेबस एंड स्टडी गाइडेंस। एज अ स्टूडेंट, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और किस तरह हमने सिलेबस को लेके जाना है। क्योंकि F3 है, एट द स्टार्ट द पेपर है, और हमारा जो पेपर है वो किस तरह मूव ऑन होगा, हम चीज़ें किस तरह सीखेंगे, उसी को हम ज़रा मेहनत से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आप किस टाइम पर, अब आपके सामने सबसे लेटेस्ट अटेम्प्ट का सिलेबस अवेलेबल है, यानी सितंबर 2025 से लेके अगस्त 2026। और यही सिलेबस गाइड आपको हेल्प करेगी टिल योर अगस्त। और इंशाल्लाह हम एक टाइमलाइन पे तैयार, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा टाइमलाइन, कि अब हम कब तैयार होंगे और व्हेन वी विल बी प्लानिंग टू अटेम्प्ट माय एग्जाम। कंटेंट्स हम देखते हैं अपने कोर्स की या अपने सिलेबस की, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ACC ने आपको बताई हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेके हम देखेंगे कि किस तरह हमारी प्रैक्टिस जाएगी। और ओवरऑल एम क्या, इंट्रोडक्शन टू सिलेबस, वही कि हमारा बिजनेस किस तरह जाएगा। मैं अभी डीप नहीं जा रहा कि सिलेबस का कंटेंट क्या है, मेन कैपेबिलिटी। अब ज़रा हम डायग्राम को समझते हैं कि स्टार्ट हमारा जो हो रहा है, अब वो हमें क्या कह रहा है। अब सबसे पहले वो कह रहा है कि हमें पता होना चाहिए कॉन्टेक्स्ट एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। नहीं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों कर रहे हैं। पार्ट ए या सेक्शन ए हम कह रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग किस तरह की जाती है, ये बताया गया है। अब वही हम देखेंगे और समझेंगे। अब हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पता चली, हमने देखी, हमें समझ आ गई।
तो हमने इसी तरह ही जाना। अब पार्ट ए आपके सामने बताया गया है, जो कि मेंशन हुआ है, अभी जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके मेन कॉन्टेक्स्ट और उसको क्यों हम फोकस कर रहे हैं। अब जरा हम आते हैं, तो वो क्या कह रहा है, अगर जरा मैं डीपली देखूं तो वो मुझे कह रहा है एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट। कि हमारे स्टूडेंट को या हमारे अकाउंटेंट को पता होना चाहिए या उसे समझ हो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों की जाती है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, आपने किस तरह रिपोर्ट तैयार करनी है, किस तरह आपने इंफॉर्मेशन देखनी। और जब मैं रिपोर्ट तैयार करूंगा और इंफॉर्मेशन की बात करूंगा, दैट वुड बी डायरेक्टली लिंक टुवर्ड्स माय पार्ट बी। जी, बी पार्ट मुझे क्या कह रहा है कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, यानी किस तरह मैंने अपने अकाउंट्स रखने हैं। अभी मेन हम थोड़ा चीजें समझ कि अकाउंट्स समझने कैसे हैं, क्या करने हैं, क्यों जरूरी है, क्या क्या अकाउंट्स की खसूसियात हो सकती, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, तो क्या क्या खसूसियात हो सकती है अकाउंट, क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने क्या स्टार्टिंग में पढ़ा है कि हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी है, और वो रिपोर्ट्स हमें क्या देगी, इट वुड प्रोवाइड अस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हमने इंफॉर्मेशन किसे देनी है, किस तरह प्रोवाइड करनी है, हम आगे जाके देखें। अभी हम खाली देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे तैयार होगी, यानी रिपोर्ट तैयार की इंफॉर्मेशन देने के लिए, समझने के लिए किसको देनी है, क्या करना है, वो नेक्स्ट स्टेप। आई होप यहाँ तक आपको समझ आए। अब जरा पार्ट सी देखते हैं। अब क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन देनी है, किस चीज की देनी है, हमने अपनी डॉक्यूमेंट्स जो भी हमारे रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग प्रोसेस जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, बुक, और एक सिस्टम में वो मैनेज है, वो सिस्टम क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम। मैंने अपने अकाउंटिंग सिस्टम का रिकॉर्ड रखना है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, जो कि यूजफुल इंफॉर्मेशन है। अब यूजफुल जो है वो भी मैं खुद से नहीं कहेगा, आपको सिलेबस गाइड करेगा कि यूजफुल इंफॉर्मेशन कैसे बनेगी। आपने डबल एंट्री का यूज करना, जाहिर बात है, आप रिकॉर्ड चीजें करेंगे तो कुछ तो करेंगे रिकॉर्ड। क्या रिकॉर्ड करेंगे, आपने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, इवेंट हैपनिंग, आपकी कंपनी में जो काम हो रहा है आपने वो करना है। अब वो आपकी ट्रांजेक्शन्स को मेंटेन करेगा। ट्रांजेक्शन्स क्या है, रोजमर्रा का काम। फिलहाल आप ये कह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब हम मजीद पढ़ेंगे तो आपको इनकी डेफिनेशन, उनकी क्वालिटी साइड बाय साइड याद करवाऊंगा, समझेंगे हम और हम लर्न करेंगे। फिर रिकंसिलिएशन परफॉर्म करेंगे हम। रिकंसिलिएशन का क्या मतलब है कि हम अपने अकाउंट्स को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ मैच करेंगे कि क्या ये काम इक्वल है, क्या ये जो डबल एंट्री ऊपर लिखा है, अभी मैं खाली नाम ले रहा हूँ, हम आहिस्ता आहिस्ता इसको फर्दर मूव करेंगे, तो क्या ये डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा मेंटेन रहेगा, और क्या ये डबल एंट्री मुझे अपना रिकॉर्ड और रिपोर्ट सही दे रहे हैं, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही। कौन सी इंफॉर्मेशन हमने बनानी है, वेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग तो करनी है, फिर हमने ट्रायल बैलेंस प्रेजेंट करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करेंगे। उसने आपको बोला है प्रिपेयर बेसिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, कंसोलिडेटेड क्या है, क्यों करनी है, जब हम पार्ट एज पे पहुंचेंगे, एंड आई होप कि जी तक का हमारा सफर बड़ा अच्छा और जबरदस्त होगा, तो एच भी बहुत जरूरी और आसानी से समझ आ
पार्ट एज कह रहा है कि मैं दो कंपनीज को जोड़ूंगा। कंसोलिडेट का क्या मतलब है कि मैं दो कंपनीज को जोड़ दूंगा और उसकी बेस पे मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा। फिर वो कह रहा है कि इंटरप्रेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरप्रेट का क्या मतलब है कि मैं जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा हूँ उसे मीनिंगफुल भी दिखाऊं और अपने यूजर्स को समझाऊं। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं। और जरा मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि मेरी स्पीड कैसी है, आपको चीजें समझ आ रही हैं यहाँ तक, कि आपको आपके सिलेबस के पार्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं और ये पार्ट्स आपको क्या बता रही हैं वो जरा अभी आपके सामने। पार्ट्स ऑफ सिलेबस आपको पता होना चाहिए, तो वही अभी गाइड आपको किया है मैंने। यहाँ तक कोई इशू है तो पूछ रहे हैं, चैट बॉक्स अवेलेबल है। यस सर, और बहुत शुक्रिया। कि मैं स्पीड से नहीं जाऊंगा, अभी आपकी पहली क्लास और बेस है तो हम चीजें समझेंगे। और जिस तरह मैंने आपको समझाया है आपके सिलेबस के पास, उसी तरह ही मेन बॉटम पे आपको डायग्राम शो हो रहा है। पार्ट ए कनेक्टेड है पार्ट बी के, और जो कि यूजफुल है पार्ट सी के। जाहिर बात है पार्ट ए और पार्ट बी होगा तो पार्ट सी बनेगा, विच वुड बी हेल्पिंग इन पार्ट डी, जो कि हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी प्रोजेक्ट। जब ट्रांजैक्शन का आपने रिकॉर्ड कर ली, जब आपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लिया तो वो ट्रांजैक्शन यूजफुल हो जाएंगी हमारे ट्रायल बैलेंस बनाने में। ट्रायल बैलेंस बन गया, सो इट इज वेरी यूजफुल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह की हैं साइड बाय साइड देखते जाएंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर हेल्पफुल टू प्रिपेयर कंसोलिडेट जॉइंट मर्जिंग, यानी हम दो कंपनियों को जोड़ के एक स्टेटमेंट बना रहे हैं और फिर उन्हीं स्टेटमेंट्स को समझ रहे हैं कि हमारी स्टेटमेंट्स किस तरह हमें कहानी यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही। ये चीजें हमने समझी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए और फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट व्हाट आई टॉट टू यू। अब इंटेलेक्चुअल लेवल वही ये इसी से हमें हमारी नॉलेज में इजाफा करता है, और क्योंकि हम पढ़ रहे होते हैं और हर वे में वो हमारी हेल्प करता है, तो वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि हाउ इट हेल्प्स अस इन द फॉर्म। अब सिलेबस की बात की जाए तो अभी हम थोड़ा डीप मजीद जाते हैं और आपको चीजें बताते हैं। जी, पार्ट ए क्या था कि हमने फाइनेंशियल रिपोर्ट का पर्पस समझना है, क्यों करते हैं, किस तरह करनी है, वो साइड बाय साइड हम चीजें समझते जाएंगे। तो वेरी फर्स्ट थिंग, स्टेक होल्डर्स नीड, यानी जिनको मैंने इंफॉर्मेशन देनी है, ऐसे यूजर जिनके लिए मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ, वो कौन है? मेरे स्टेक होल्डर। अब मॉडर्न अकाउंटिंग में हम उसे स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं, पुरानी अकाउंटिंग में हम क्या कहते हैं? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी भी आपके साथ टाइप कर देता हूँ, दैट्स नॉट एन इशू। तो हम स्टेक होल्डर्स की जरूरियात को देख रहे हैं और उसको फुलफिल करनी है। कौन सी जरूरियात हैं उसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्यों? क्योंकि उसे रिपोर्ट बन करना है। एक्सटर्नल का क्या होता है? बाहर की रिपोर्ट। तो आपने शेयर होल्डर, एक नया लफ्ज आ गया, हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में सीखेंगे।
शेयर होल्डर कौन है? मालकान है, आपकी कंपनी के मालिक है। आपके शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर जो हैं, उसके लिए आपने रिपोर्ट तैयार करनी है। कौन सी रिपोर्ट तैयार करनी है? आप उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रहे हैं। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करनी है तो आपने किस तरह तैयार करनी है, वो आपका सिलेबस आपको सिखाएगा। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या है, अब फाइनेंशियल रिपोर्ट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से हिस्से हैं, वो भी हमारा सिलेबस का पार्ट ए बताए। जो कि यहाँ पे आपके लिए मेंशन है कि मेन एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल, तो कौन कौन सी फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो भी हम देखेंगे। और किस तरह हमने उसको लर्न करना है, समझना है, वो भी देखेंगे। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपके पास है, यानी मैं अकाउंटिंग तो रिकॉर्ड करूंगा किसी लॉ के मुताबिक, किसी कानून के मुताबिक, कि अकाउंटिंग को किस तरह पढ़ते हैं और किस तरह समझते हैं। तो वो मेरा क्या होगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब मेरी कंपनी, जो कि मैं स्टेक होल्डर हूँ, जो कि मैं शेयर होल्डर हूँ, जो कि मैं उस कंपनी का ऑनर हूँ, तो मैंने खुद कंपनी थोड़ी चलानी है। मेरी कंपनी के कोई हेड होंगे, मेरी कंपनी के कोई मैनेजर होंगे, उस पूरे कंपनी को हैंडल करने के लिए कोई बंदे होंगे या कोई पोजीशन होंगी, तो हम उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। आपके जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस लोग होंगे, वो अपनी जरूरियात पूरी कर रहे होंगे और आपकी कंपनी में जो रोल है उसे परफॉर्म करें। और उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या क्या काम है, तो मेन उनकी ड्यूटी है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर स्टेक होल्डर्स अकॉर्डिंग टू रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मैं आपके लिए यहाँ पर टाइप करता हूँ। जी, मैंने जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मेन ड्यूटी ऑफ दो चार्ज गवर्नेंस is to prepare financial statements for shareholders, stakeholders according to regulatory, सही है जी, फ्रेमवर्क। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे। आई होप आपको सेक्शन ए यानी पार्ट ए समझ आ गया होगा अपने सिलेबस का। और उसी तरह ही हम आहिस्ता आहिस्ता सारा समझेंगे, सीखेंगे। पार्ट बी थोड़ा सा है कि हम कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करेंगे, कौन सी इंफॉर्मेशन देखेंगे, वो भी अभी हम देखेंगे। जी, पार्ट बी कह रहा है कि आपने अकाउंटिंग को समझ लिया, पढ़ लिया, फिर आपने उसको मजीद पढ़ना है, तो अपनी इंफॉर्मेशन की खसूसियात को आपने देखना है कि आपकी इंफॉर्मेशन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है और क्या वो करेक्टरिस्टिक्स आपके लिए यूजफुल है, क्या वो करेक्टरिस्टिक्स मीनिंगफुल है फॉर द यूजर्स यानी स्टेक होल्डर्स, और मैंने क्या यहाँ पर लिखा है, शेयर होल्डर्स या ओनर्स। ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
पार्ट सी क्या है कि मैं अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे एंट्री कर रहा हूँ, क्या चीज करूँ तो मुझे डेटा समझ आए, अपने यूजर्स को समझ आए। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस कैन आस्क मी। अभी हम फॉरवर्ड जाते हैं अपने सिलेबस में, मूव ऑन करते हैं जी। पार्ट सी। पार्ट सी मुझे कह रहा है कि यूज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, यानी हमारी बुक कीपिंग क्या है और हमने रिकॉर्ड किस तरह करना है। उस रिकॉर्ड को मैं क्या कह रहा हूँ, डबल एंट्री रिकॉर्ड करना। किधर करना है, अकाउंटिंग सिस्टम्स में करना है। अकाउंटिंग सिस्टम्स को जाहिर बात है मेंटेन करेंगे, वरना वो खराब हो जाएंगे। और वो मेंटेनेंस किसकी हो रही है, अकाउंटिंग सिस्टम्स की, जो कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स रख रहा है। अब उस अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में पहले हम क्या रखेंगे, जनरल जर्नल लेजर्स हैं। जैसे ही हमारा नेक्स्ट शुरू होगा, आपके साथ आपकी बुक, आपके रिसोर्सेज में शेयर करूंगा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। तो आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या चीजें रखनी है अभी फिलहाल, अपने लेजर्स को रखना है, जनरल्स को रखना है, और जर्नल्स यानी आप जो बुक कीपिंग करेंगे उसको आप वहां पे मेंटेन करें और अपने डेटा को समझें। अब आपने कौन सा डेटा रखना है, जर्नल एंट्री का नाम तो बता दिया मैंने, यानी हम कुछ डेबिट क्रेडिट करेंगे। अभी डेबिट क्रेडिट का मैंने नाम लिया है, अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको कि व्हाट इज डेबिट और क्रेडिट। तो इसी तरह ही हम चीजें फर्दर मूव करेंगे और सीखेंगे। तो मैं रिकॉर्ड रख रहा हूँ अपनी ट्रांजैक्शंस का, अपने इवेंट्स का, और फिर देख रहा हूँ तो मैंने कौन सा रिकॉर्ड अपने पास रखना है। जी पहले आपको बता रहे हैं, आपने परचेज का रिकॉर्ड रखना है, आपने सेल का रिकॉर्ड रखना है, आपने इसी के साथ कैश को भी रखना है, ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। कैश क्या है, आपका पैसा है, आपकी सेल और परचेज को आपने रखना है और आपने मेंटेन करना। गिव मी अ सेकंड। जी। तो आपने अपने जनरल लेजर्स में जनरल एंट्रीज कौन कौन सी बनानी है, कौन कौन से रिकॉर्ड रखने हैं आपके पास है, सेल्स, परचेजेस, आपने कैश तो रखना है, और मजीद हम चीजें ऐसा ऐसा देखते जाएंगे। यहाँ तक कोई सवाल है तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कैन आस्क मी, और आपके लिए चैट बॉक्स अवेलेबल है। जी मुझे बता सकते हैं कि यहाँ तक कोई इशू है, आपको सिलेबस की समझ आ रही है, आपका सिलेबस किस तरह जा रहा है, किस तरह हमने चीजें लर्न करनी है। बहुत शुक्रिया। आपने अपनी सेल और परचेज को रिकॉर्ड किया, तो वो सेल और परचेज किसकी हो रही है, आपकी इन्वेंट्री की, आपकी चीजों की, जिसको हम फिलहाल गुड्स कह रहे हैं। तो आपने गुड्स की इन्वेंट्री मेंटेन की, चीजें, और वो सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, किस पे कर रहे हो। पहली आपने रिकॉर्ड रखा अपनी कैश सेल्स और कैश परचेजेस का।
इसके साथ ही एक नई चीज आपको बता दी कि टैंजिबल नॉन करंट एसेट। तो टैंजिबल क्या होता है? ऐसे चीजें जिसको आप टच कर सकते हैं, जैसे मैं अभी अपने लैपटॉप को टच कर रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन को टच कर रहे हैं, तो ऐसे ही आपके टैंजिबल चीजें हैं। अब नॉन करंट एसेट एक नया लफ्ज आ गया। तो हम जैसे ही अपने कोर्स में फर्दर मूव ऑन होंगे, आपको मैं साइड बाय साइड चीजें समझाता जाऊंगा। तो आपके टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स हैं, और फिर उन्हीं एसेट्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो वो जितना इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। कुछ खर्चे हैं, उसका नाम क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। अब वो खर्चे किसके हैं? टैंजिबल नॉन करंट एसेट, यानी मैं एसेट क्या है? मेरे रिसोर्स, मेरी चीजें। अगर मजीद खालिस उर्दू में देखा जाए तो मैं उसे क्या कह रहा हूँ? मेरे असासे हैं, कंपनी के असासे, शेयर होल्डर के असासे। तो वो जो असासे इस्तेमाल होते हैं, तो उस इस्तेमाल को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। कुछ ऐसे असासे हैं जिनको मैं टच नहीं कर सकता, तो उनको क्या कहलाता है? इनटैंजिबल है। उस पे भी जो खर्चा आ रहा है उसको मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी अमोर्टाइजेशन। अब एक खर्चा है डेप्रीसिएशन, एक खर्चा है अमोर्टाइजेशन। डेप्रीसिएशन में खर्च कर रहा हूँ, या मेरा खर्चा है जो कि नॉन करंट एसेट। कौन से? टैंजिबल, जिसको मैं हाथ लगा सकता हूँ, जैसे कि कंपनी की मशीनरीज है, उसका ऑफिस फर्नीचर है, उसकी कंप्यूटर्स है, उसके व्हीकल्स है, उसकी बिल्डिंग है। तो वो क्या है? टैंजिबल नॉन करंट एसेट। फिर ऐसे असासे, ऐसे रिसोर्सेज इसको मैं टच नहीं कर सकता, वो कौन से हैं? इनटैंजिबल एसेट्स है, जिसपे क्या चार्ज हो रही है? अमोर्टाइजेशन। अब खर्चा तो कह दिया मैंने, क्या है मजीद चीजें आपको साइड बाय साइड में बताऊंगा। इंशाल्लाह हमारी कोर्स में भी चीजें आएंगी। मजीद हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं जी, आपके सामने आ गया डाटा। जी हमने अक्रूवल्स एक्सपेंसेस, ठीक है, मेरे प्रीपेड एक्सपेंसेस, एंड कोई इनकम है तो मैं उसे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कैन आस्क मी। और अगर आपको वाटर ब्रेक चाहिए तो आप ले सकते हैं। हम मजीद 5 मिनट में कंटिन्यू करते हैं। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये डेप्रिसिएशन तो समझ आ रही है, जो भी आप एसेट्स यूज कर रहे हैं जी उसकी प्राइस कम होती है, वो जी डेप्रिसिएशन होगी। ये अमोर्टाइजेशन थोड़ा बता सकते हैं क्या? जी, अमोर्टाइजेशन भी आपकी डेप्रिसिएशन ही है फिलहाल। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जैसे क्लास आगे जाएगी। अभी तो अगर हम सिलेबस समझ लें अपना, फिर हम आगे चीजें समझते हैं। जस्ट वेट ठीक है सेकेंड, सर, ओके, थैंक मुझे जरा एक कॉल रिसीव करनी। अब मेरी कोई इनकम है, मेरे पैसे हैं, तो उसे रिकॉर्ड भी करूंगा, कमाई जिसको मैं कहता हूँ। फिर ऐसी कमाई जो कि हकीकी नहीं होती फिलहाल, फिलहाल ऐसी कमाई जो हकीकी नहीं है, जो कि मैंने कमाई नहीं है और पैसे मुझे मिल गए हैं, तो मैं इसे क्या कह रहा हूँ? डेफर्ड इनकम कह रहा हूँ, कि अभी मैं बाद में इसको अपनी कमाई बनाऊंगा। अब कुछ ऐसे खर्चे हैं जो कि अभी रूनमा नहीं हुए, मैंने पैसे पहले दे दिए, तो वो मेरे क्या हो गए? प्री पेड एक्सपेंसेस। अब प्री पेड एक्सपेंसेस की सबसे बेस्ट, सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है? क्या है? जो कि आप मोबाइल फोन्स में जो कार्ड लोड करते हैं, वो
लोड करते हैं और उसको इस्तेमाल बाद में करते हैं, वो आपके प्री पेड एक्सपेंसेस। अक्रूवल एक्सपेंसेस क्या है कि आप ऐसे खर्चे कर चुके हो जिसकी पेमेंट, जिसके पैसे आपने बाद में देने। तो ये है हमारा एक चैप्टर है, बकायदा इसकी प्रैक्टिस है आपके लिए। तो हम उस टाइम पे मजीद डिटेल में देखेंगे कि अक्रूवल्स को किस तरह मैंने रिकॉर्ड करना है, मैंने प्रीपेड्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, अपनी डेफर्ड इनकम को कैसे रिकॉर्ड करना है, और ये क्या है, मेरे ट्रांजेक्शन है, मेरे इवेंट्स हैं जिसको मैंने रिकॉर्ड करना है। फिर मेरे रिसीवेबल्स कुछ होंगे, कुछ पेबल्स होंगे। पेबल्स कौन होते हैं, रिसीवेबल्स कौन होते हैं? रिसीवेबल्स जिसको मैंने सेल किए थे, ठीक है जी, जिसको मैंने सेल की वो मेरे रिसीवेबल्स हो गए। कौन सी सेल की? क्रेडिट, मेरी उधार वाली सेल। जी, मेरी क्रेडिट सेल मैंने रिसीवेबल्स को की है, और जिससे मैंने उधार पे चीजें खरीदी, वो जो इन्वेंट्री बताई है, रिकॉर्ड करनी है, जो कि मैं सेल कर रहा हूँ, फिर मैं वो इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूँ। तो वो किससे परचेज कर रहा हूँ? पेबल्स होते हैं मेरे, क्रेडिट कहते हैं इसे। अगर आसान अल्फाज में देखा जाए तो मैं उसे क्रेडिटर कह रहा हूँ, मैं उसे सप्लायर भी कहता हूँ। ठीक, यहाँ तक कोई इशू? अब आपको पता चला कि आपने कितनी तरह की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है अपने अकाउंटिंग सिस्टम्स में, और वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी यूजफुल है किसके लिए? आपके स्टेक होल्डर्स के लिए वो इंफॉर्मेशन यूजफुल है। और वो इंफॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग आपने करनी है? रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के मुताबिक रिकॉर्ड करनी है आपने। पेबल्स को भी रिकॉर्ड करने के तरीके हैं, रिसीवर्स को भी रिकॉर्ड करने के तरीके हैं, जो कि हमें स्टैंडर्ड्स बताते हैं, समझाते हैं, और वही चीजें हम पढ़ेंगे और समझेंगे। फिर कुछ ना कुछ मेरी लाइबिलिटीज हैं, नया लफ्ज है, मेरे उधार हैं, वो भी मैंने रिकॉर्ड करने हैं। मेरी कंपनी का स्ट्रक्चर मैंने रिकॉर्ड करना है। कैपिटल का मतलब होता है एज स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स, जो पैसा मैं कंपनी में जमा करवा रहा हूँ या कंपनी में मैं हिस्सा डाल रहा हूँ, वो मेरा क्या है? कैपिटल है। और उस कैपिटल पे मुझे कोई ना कोई फायदा होगा, तो वो किस तरह रिकॉर्ड करना है, वो मुझे अपनी रिकॉर्डिंग बताती है, अकाउंटिंग पे। मैंने अपनी बैंक को रिकॉर्ड किया हुआ, बैंक स्टेटमेंट को देखना है कि मेरे बैंक ने किस तरह चीजें रिकॉर्ड की और मैंने अपने अकाउंटिंग सिस्टम में क्या रिकॉर्ड की। मेरे अपने अकाउंटिंग सिस्टम्स के रिकॉर्ड मेरे बैंक्स के रिकॉर्ड मैच करेंगे तो वो रिकंसिलिएशन है। फिर मैं अपने पेबल्स की रिकंसिलिएशन कर रहा हूँ। यहाँ तक कोई इश्यू है तो पूछें। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे, और मुझे जरा चैट बॉक्स में बता दे।
बहुत शुक्रिया क्लियर। आई होप कि मैं सिलेबस और आपके टॉपिक्स आपको बहुत क्लियरली समझा। आपने ट्रायल बैलेंस बनाना है क्योंकि हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रेजेंट करना है, तो वो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रेजेंट करना है वो किसी शक्ल में प्रेजेंट करना है। तो पहली आपको बताइए कि डबल एंट्री है अपनी रिकॉर्डिंग, और उस डबल एंट्री रिकॉर्डिंग को जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तो मैं उस कंप्लीट रिकॉर्डिंग को किधर ट्रांसफर कर दूंगा? ट्रायल बैलेंस में। फिर कोई ना कोई जाहिर बात है गलतियां होंगी तो उन गलतियों को भी सही करना है। कोई मैंने एक्स्ट्रा अकाउंट बना लिया है उसको भी ठीक करूंगा। और मेरा ट्रायल बैलेंस जो है परफेक्ट होना चाहिए, जिसमें मेरी लेफ्ट साइड, अभी मैं लेफ्ट कह रहा हूँ क्योंकि हमारी ये फर्स्ट क्लास है, टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। लेफ्ट एंड राइट साइड जो है मेरी इक्वल हो। और वो जो ट्रायल बैलेंस है वो एक हकीकी शक्ल में मैं प्रेजेंट करूंगा। तो हकीकी शक्ल कौन सी है? पहली, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जहां पे मैं अपने असासे, अभी आपको बताया, एसेट्स, अपनी कंपनी में जो पैसा लगा है, कैपिटल, अपनी कंपनी के उधार, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, लायबिलिटीज, दिखाऊंगा। मेरी कंपनी किधर खड़ी है, पोजीशन का क्या मतलब है कि किधर खड़ा हूं मैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट क्या होगा कि मेरी कंपनी किधर खड़ी है, वो चीज मैं समझाऊंगा, देखूंगा। उसी के साथ साथ एक और स्टेटमेंट मैं बनाता हूँ जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जो जो मेरी कमाई है, जो जो मेरे खर्चे हैं, किसके? कंपनी के खर्चे, कंपनी की कमाई, कंपनी का पैसा, प्रॉफिट, कंपनी का लॉस, जो भी है, इनकम एंड एक्सपेंसेस, वो कहाँ में शो करूंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। आई होप यहाँ तक आपका क्लियर होगा, आपका सिलेबस, और आप कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी। आपने प्रैक्टिस चीज़ें करनी है मेरे साथ। आई विल बी विद यू एंड प्रैक्टिस एंड लर्निंग द थिंग्स एज वेल। मजीद मैं क्या क्या स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ आपके सामने अवेलेबल है जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहली मैंने बनाई, दूसरी मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूँ। इसी के साथ एक डिस्क्लोजर नोट भी दे रहा हूँ जिसको आसान अल्फाज में हम क्या कहते हैं, वर्किंग्स कहते हैं। ये अभी हमारा बेसिक पेपर है तो मैं इसे डिस्क्लोजर नोट को कह रहा हूँ हमारी वर्किंग। फिर कुछ ना कुछ मेरी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कि मेरी डेट के बाद हुई होंगी। रिपोर्टिंग डेट यानी बैलेंस शीट डेट के बाद, उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज मींस मेरे कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड करेंगे। आपकी कंपनी में अकाउंटेंट ने गलती की, रिकॉर्ड कम किया डाटा, उसको कंप्लीट करेंगे। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक टॉपिक, और फिर हमारे पास मेजर टॉपिक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि मेरी कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जुड़ रही है। तो एक छोटी कंपनी है जिसको मैं सब्सिडरी कह रहा हूँ, किसी कंपनी का मैंने कोई शेयर ले लिए हैं, तो वो मेरी क्या होगी? एसोसिएट होगी। किस तरह एसोसिएट रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह सब्सिडी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कि मेजर पोर्शन आपका रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन है। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन समझ में आ गई तो आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके लिए इजी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली आपने, आपको इजी लगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको समझना भी आना चाहिए। आपने बना तो ली, उसकी जरूरियात, उसकी इम्पोर्टेंस, उसको समझना भी जरूरी है, जिसको मैं इंटरप्रिटेशन अपने सिलेबस का पार्ट आई कह रहा हूँ। यहाँ तक कोई सवाल है तो मुझे, ये है पूरा सिलेबस। अब आप देख ले,
टाइम को और अपने कोर्स को कि आपको किस तरह, अभी तो खाली सिलेबस समझाया है, और इंशाल्लाह फुल डेडिकेशन के साथ आपको आपका कोर्स मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस होगी। यहाँ तक कोई इशू है तो अगर आप पूछ ले और मुझे चैट बॉक्स में बता देंगे हाउ एम आई मूविंग और आपकी लर्निंग कैसी हो रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड योर सिलेबस। आपका सिलेबस किस तरह जाएगा, किस तरह आपने मूव ऑन करना है अपने सिलेबस से, तो वो भी आज आपको करेक्ट समझा दी। वही बात कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना है, तो एक दो तरीके आपको बताए, रेशियोज हैं और एनालिसिस और कहानी, इस तरह से आपने अपनी ये सिलेबस की देखनी है। बहुत शुक्रिया मेरे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब डिटेल आपके साथ आपको बता दिए कि आपने किस तरह अपने कोर्स को मूव ऑन करना है। आपको जो मैंने बताया ना कि आपने वो कानून के मुताबिक, लॉज के मुताबिक अपने सिलेबस को ले जाना है। तो वो लॉज कहाँ कहाँ मेंशन है, आपकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब आपकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क किसने बनाई है? आईएफआरएस बॉडी, आईएफआरएस फाउंडेशन से कहते हैं। अब ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, यानी जो काम कर रही हैं अपनी अकाउंटिंग के, यानी एफआरएस फाउंडेशन है, फिर आईएएसबी यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करता है, बनाता है। फिर वो एडवाइजरी काउंसिल में जाता है और उसमें आपने समझना होता है। फिर एक नई रिपोर्ट आपने साथ तैयार करनी जिसको आप कह रहे हैं सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, वो भी आपने देखनी है। और कहीं ना कहीं आपके स्टैंडर्ड्स छोटी 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 कहानियां मांगते हैं, इंफॉर्मेशन मांगते हैं। तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन है आपकी? इंटरप्रिटेशन इंफॉर्मेशन है, आईफ्रिक उसे कहते हैं, आईएफआरएस इंटरप्रिटेशन कमेटी, जो आपके सामने एक्सप्लेन हुई। यही है जो कि आपको मैंने समझाया है थोड़ी देर पहले, आपका सिलेबस। अब आपने अपना सिलेबस समझ लिया, आपने कंपनीज भी समझ, तो जरा हम मजीद देखते हैं कि कंपनीज क्या है। तो कंपनी को देखते हैं, जो कि हमने पूरा ऊपर अपने सिलेबस पढ़ा है कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, क्यों रिकॉर्ड करनी है, किसके अंदर रिकॉर्ड करनी है, किसके लिए रिकॉर्ड करनी है, और उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके जिस तरह मैंने प्रेजेंट करना है, तो वो भी इंफॉर्मेशन आपने देखी। अब वो इंफॉर्मेशन में किस किस कंपनी की रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया कि एक सोल ट्रेडर, यानी आप अकेला मालिक उस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा है। यू आर द सिंगल ओनर ऑफ द कंपनी। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, ये आपके दो या तीन पार्टनर्स मिलकर कारोबार चला रहे हैं। आपकी फिर एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, एलएलसी, और ये ऐसे ऐसा हम आगे जाके पढ़। तो मेजरली अभी जो आपको मैंने डाटा समझाया है, जो कि आपका सिलेबस है, तो वो जो बिजनेस का डाटा आप रिकॉर्ड करेंगे, वो कौन सा होगा? कंपनी की रिकॉर्डिंग का। सोल ट्रेडर के भी सीखेंगे, पार्टनरशिप भी हाँ बिल्कुल सेम। थोड़ा सा फर्क है फॉर द कैपिटल स्ट्रक्चर को जो भी ऊपर आपको बताया इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आजकल, तो थोड़ा सा चेंज है। वो चीजें देखेंगे और समझेंगे। यहाँ तक आपके सिलेबस की डिटेल आपको बताई और आपको समझाई कि आपने किस तरह अपनी सिलेबस को मूव ऑन करना है और लर्न करना है। आपको बताया था आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझना है। उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम आपके सामने हैं कि जिसको मैं गोइंग कंसर्न कह रहा हूँ, अक्रूवल अकाउंटिंग कह रहा हूँ, मटीरियलिटी, ऑफसेटिंग, कंसिस्टेंसी, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी क्या होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट वैल्यू या फेयर वैल्यू, सब्सटेंस ऑफ फॉर्म क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं कॉन्सेप्ट साइड बाय साइड एक्सप्लेन करता जाऊंगा और इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आपका कोर्स एमसीक्यू बेस्ड और एमसीक्यूज में
आपने अपने कंटेंट को भी समझना है, और हाउ योर कंटेंट कैन बी मूव ऑन, दैट विल बी एक्सप्लेन टू यू एज। अब आपके सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंज आए। अब वो चेंज क्या है? क्योंकि हम लेटेस्ट सिलेबस ओपन करके बैठे हैं, सिलेबस 2025 सितंबर टू अगस्त 2026, जो कि अभी आपको बता रहा हूँ। तो आपके सिलेबस में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, जो कि चेंजिंग आगे आपको मजीद नजर आएंगी। पहली चेंजिंग है आईएफआरएस 18 की। आपके नोट्स में मैंने आईएफआरएस 18 अपडेट कर दिया है। अब वो आपके आईएफआरएस 18 जो है, वो आपका IS 1 को रिप्लेस कर रहा है, और आपकी IS 7 में हेल्प कर रहा है। अब आपके लिए मजीद इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है कि जो जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, किसके अकॉर्डिंग करनी है। IFRS 18 के आर नाउ एग्जामिनेबल। आपके एग्जाम में IFRS 18 आएगा। IS 1 इज नो लॉन्गर एग्जामिनेबल। अब IFRS 18 में एक चीज है जिसको हम कर रहे हैं, मैनेजमेंट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेजर्स या मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मेजर्स। तो वो आपके F3 के सिलेबस में टेस्ट नहीं होगा। आपका सिलेबस साइड बाय साइड अपडेट हो रहा है, और आपको आपकी जो बुक्स है, नोट्स हैं, वो भी साइड बाय साइड अवेलेबल हो जाएगी। तो आई होप यू वुड बी लर्निंग। कुछ चेंजेस हैं जो कि हम देखेंगे, और साइड बाय साइड हम लर्न करेंगे। अब हम मेन देते हैं कि मेरा एग्जाम किस तरह आना है। हाउ वुड आई बी टेस्टेड आफ्टर लर्निंग ऑल दीज थिंग्स? So here I have my syllabus। हमने सिलेबस समझा, सिलेबस की डिटेल समझी। हमने देखा कि कंपनी की रिकॉर्डिंग शेयर होल्डर्स को किस तरह हमने देनी है। तब वो हमारा एग्जाम किस तरह टेस्ट होगा, आपको बताया जा रहा है कि आपके एग्जाम जो है वो 2 आवर्स है, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी CBE एग्जाम होगा 2 आवर्स का। आपके क्वेश्चंस जो हैं आपकी नॉलेज को टेस्ट कर रहे हैं, यानी आपने क्या क्या सीखा है। अब वो जो नॉलेज है वो कैसे आपने अप्लाई करनी है अपने सवालों में। तो 2 सेक्शंस आपके मजीद टेस्ट हो रहे हैं, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, सेक्शन A एंड सेक्शन B। अब सेक्शन A जो है वो 35 मार्क्स के MCA 35 क्वेश्चंस टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है जी। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, OTQ, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है जी। और 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, 35 का ही। 35 questions as OTQ would be tested. Each OTQ is marked as a 2 mark. And for the section B, it contains 2 questions, 15 marks each, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, मल्टी टास्क क्वेश्चन, MTQ। और यहाँ पे भी आपको इसने बता दिया, ACC इतना फ्लेक्सिबल है कि उसने आपको बता दिया, दीज विल बी टेस्टेड फॉर कंसोलिडेशन एंड अकाउंट प्रेपरेशन। यानी अभी आपको जो ऊपर मैंने बताया ना कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, कौन कौन सी बनानी है जी, फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस बनानी है आपने, कैश फ्लो बनानी है आपने, और उसके साथ डिस्क्लोजर नोट्स प्रोवाइड करने हैं। तो वो मेरे क्या है, अकाउंट्स प्रेपरेशंस में। और उसी के साथ वो जो लिखा हुआ था कि बेसिक कंसोलिडेशन, यानी आपकी 2 कंपनियों का जो डाटा जुड़ता है और हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको मैं, वो भी मेरे कहाँ पे टेस्ट हो रहा है, सेक्शन B में। सेक्शन B मेरा MTQ है, और सेक्शन A क्या है, मेरा OTQ है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड योर एग्जाम पैटर्न एज वेल। और इसी के साथ साथ हम मजीद चीजें समझेंगे। उसने आपको बताया कि कंसोलिडेटेड क्वेश्चन में क्या टेस्ट हो सकता है।
It says the consolidated question could include a small amount of interpretation, यानी आप अपनी क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखा सकते हैं, और उसी के साथ साथ कैलकुलेशन। अब आपने वो जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो आपने किस तरह प्रेजेंट करनी है, उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो आपने प्रेजेंट करनी प्रिपेयर करनी है, वो क्या क्या है। वो कहता है कि आपकी सिंगल बंदे की आ सकती है और कंपनी की आ सकती है, सिर्फ पार्टनरशिप का नाम नहीं लिया। यानी जो अभी अभी ऊपर हमने सिलेबस पढ़ा, सिलेबस समझा, वो मेरी लिमिटेड कंपनी या सोल ट्रेडर पे अप्लाई हो सकता है और उसी के मेरे सवाल टेस्ट हो सकते हैं। बट वो मेरे कंपनी जो है वो लिमिटेड या अकेले बंदे की पार्टनरशिप की टेस्टिंग में हो सकती है। कंसोलिडेशन में उसने कहा है कि आपकी थोड़ी बहुत ही आपकी नॉलेज आपकी टेस्टिंग हो सकती है और आपके क्वेश्चंस। आई होप यू अंडरस्टैंड अप्रोच टू द सिलेबस। एग्जामिनेशन को किस तरह आपने अप्रोच करना है और अपने सिलेबस को समझना है। अब वी आर ट्राइंग, यानी मैं एज आपका ट्यूटर आपको ट्राई करूंगा पढ़ाने की, एंड आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, बहुत मीनिंगफुल होगी और अंडरस्टैंडेबल होगी। कि हम आज अपना पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे फ्यूचर में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए हेल्प करेगा। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मेरी स्ट्रैटेजिक बिजनेस लेवल रिपोर्टिंग, यानी मेरा जो फाइनल का एग्जाम है प्रोफेशनल लेवल एग्जाम, उसकी भी प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। एंड ऑल दीज एग्जाम वुड हेल्प मी टू क्वालिफाई माई ACCA। अब आपको बता दी कि आपका एग्जाम 2 आवर्स टेस्ट होना है और आपने इसी तरह ही चीजें लर्न करनी और समझनी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, और मजीद हम फर्दर चीजें समझेंगे। If you have any question, can ask me. जैसे अजान ब्रेक, अजान फिर हम मजीद कंटिन्यू करते हैं।
अब आपको मैंने आपका एग्जाम पैटर्न समझाया। यू हैव 35 OTQs यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन, 2 marks each would be available in exam in the section A and then section B, where you get a 2 MTQ यानी multi-task questions as well, and that will be tested 15 marks each। उसके बारे में भी इसने बताया कि that will be tested from where your consolidation सेक्शन एंड योर अकाउंट प्रेपरेशन। और इंशाल्लाह हम उसकी बेहतरीन प्रैक्टिस करेंगे, बेहतरीन कोशिश करेंगे टू लर्न आवर थिंग्स एंड टू वर्क इफेक्टिवली। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट योर सिलेबस यू कैन आस्क मी। और कैसा रहा आज का सेशन ये भी जरा मुझे बता दें। आपको सिलेबस की गाइडेंस बताई, सिलेबस की इंपॉर्टेंस बताई, आपको एग्जाम पैटर्न बताए। मजीद हम लोग अपने नोट शेयर करते हैं एज एन ट्यूटर, और वो नोट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट हो। ACC अप्रूव कंटेंट जो है BPP मटेरियल एंड कैपलिन, वो भी हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे OTQs की प्रैक्टिस इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होगी। We would be working on multiple questions as well about the each topic to understand, to practice more, और आपको मजीद डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा। एज एन 1-2 दिनों में आपकी बुक फाइनल हो रही है और वो भी अवेलेबल हो जाएगी। आपको वो भी शेयर कर दी जाएगी, और मजीद जो जो डाटा है आपको टाइम बाय टाइम सारा शेयर किया जाएगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। आज के लिए हमारी ओरिएंटेशन और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, टू अंडरस्टैंड द कोर्स, टू ऑब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड माय आउटलाइन, टू अंडरस्टैंड माय फर्दर थिंग्स, मेरा कोर्स, मेरे टॉपिक्स, माय एग्जाम, दैट इज बीइंग कंप्लीटेड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर हमारा ये कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? हमारा ये कोर्स कब तक कंप्लीट होगा जी, मैं आपके साथ आपकी पूरी टाइम लाइन आपके साथ शेयर करूंगा, और हम आफ्टर आवर रमजान हम अपने इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे टू अटेम्प्ट द एग्जाम। मैं वो डेट ओके। भी आपके साथ शेयर करूंगा, और आपकी क्लासेस का स्केड्यूल भी आपके साथ शेयर करूंगा। ओके। ओके सर, थैंक यू।